राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बार माउंट रशमोर पर अमेरिका की 250वीं सालगिरह के सम्मान में अपने एक और बोरिंग भाषणों में से एक दिया हमारे मकसद के लिए। चलिए इसका एक छोटा सा अंश सुनते हैं। हमने सबसे शक्तिशाली सेना बनाई, 2 विश्व युद्ध और शीत युद्ध जीते और अमेरिका के दुश्मनों को इतिहास में छोड़ दिया। हमने वेनेजुएला को एक दिन में हराया और ईरान को बुरी तरह पछाड़ा। वे समझौते के लिए तरस रहे हैं, वे बुरी तरह समझौता करना चाहते हैं। हमने अच्छे होने के कारण अंतिम संस्कार के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी दी। राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि हमने उन्हें एक हफ्ते की छुट्टी दी। सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि ये अली खामनेई का अंतिम संस्कार है, जो सर्वोच्च नेता थे और 28 फरवरी को एक इजरायली हवाई हमले में मारे गए थे। हाँ मार्क, तो हमें उस अंतिम संस्कार और एक हफ्ते की छुट्टी के बारे में थोड़ा बताइए। तो ये एक हफ्ते की छुट्टी जाहिर तौर पर कुछ ऐसा है जो अमेरिकियों ने किसी भी वजह से, जो भी वजह रही हो, ईरानी नेतृत्व के प्रति अच्छा बनने के लिए तय किया। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब उन्होंने कहा कि आपको एक हफ्ते की छुट्टी मिलेगी और हम आप पर हमला नहीं करेंगे, तो ये इस धारणा पर आधारित था कि ईरानी वही नहीं करेंगे जो उन्होंने पिछले से पिछले हफ्ते किया था, और फिर से जलडमरू मध्य में जहाजों पर गोलीबारी शुरू नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में कहे तो ईरानी भी चाहते हैं कि सब शांत रहे और वे कोई उकसावे वाली कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वे उकसावे वाली कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे दिवंगत सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार को प्रचार के तमाशे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और सब शांत रखना चाहते हैं। वे दुनिया को बताना चाहते हैं, वे सबको बताना चाहते हैं कि ईरानी लोग कितने दुखी हैं, कि हर कोई रो रहा है, कि हर कोई पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई की मृत्यु से परेशान है। और ये साफ तौर पर एक झूठ है। हमें पता है जनवरी में ईरान में क्या हुआ। हमने वहां लोगों को इस क्रूर, तानाशाही, धर्मतांत्रिक, कट्टरपंथी और भ्रष्ट शासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए देखा। हम जानते हैं कि वहां के लोग इस आयतुल्ला शासित इस्लामी गणराज्य से तंग आ चुके हैं, और फिर भी ये शासन अपनी जबरदस्ती और तानाशाही तथा क्रूर शासन के जरिए इन सभी लोगों की, रोते और परेशान लोगों की तस्वीरें भेज रहा है। मेरे लिए ये साफ है कि ये एक सुनियोजित शोक है, कि ये सुनियोजित है। वे ये दिखाना चाहते हैं कि न केवल वे संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल के हमले से बच गए, बल्कि लोग अपने प्रिय शासन, पूर्व नेता और नए नेता के पीछे एकजुट है, जिसे जाहिर है किसी ने कभी देखा नहीं है। तो विडंबना यह है कि यह प्रचार काम करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ट्रंप ने भी कहा, अरे मुझे तो लगा था कि ईरानी लोग अपने शासन से नफरत करते हैं, यही मैंने सुना है। और देखिए, इतने सारे लोग सर्वोच्च नेता की मौत का शोक मनाने के लिए बाहर आ रहे हैं। अब सबसे पहले ईरान की आबादी 93 मिलियन लोगों की है। जो भी बाहर आया, खैर हमें नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग शासन से जुड़े परिवारों के सदस्य हैं और कई तो इराक और अन्य जगहों से आयातित जिहादी भी हैं। 70 देशों से आए मेहमानों का तो जिक्र ही छोड़िए। और जब हम इसी विषय पर हैं, इससे पहले जान लें वे मेहमान कौन थे। आप जानती हैं, जब आप ये देखते हैं तो वाकई बहुत घिनौना लगता है कि ये कोई अंतिम संस्कार है। वे शोक मना रहे हैं खामनेई के लिए, लेकिन असल में वे चिल्ला रहे हैं, ट्रंप को मौत दो, ट्रंप को मारो, ट्रंप को मारो, अमेरिका को मौत दो, इजराइल को मौत दो, वो भी 4 जुलाई वाले सप्ताहांत पर। ठीक है, अमेरिका को मौत दो। और इसी बीच 2 मुख्य वार्ताकार, मैं वार्ताकार शब्द को उद्धरण में कह रही हूं, जो कतर जा रहे हैं, प्रतिनिधियों से मिलने के लिए जा रहे हैं, और पाकिस्तान इसमें सब में मध्यस्थता कर रहा है। हमारे पास ईरान के 2 वार्ताकार हैं और वे हैं अरेक गुची और खलीबाफ। और देखिए, वे ताबूत के पास रो रहे हैं। सबसे पहले, ये कितना नकली रोना है। मुझे लगता है उस आदमी को अभिनय की क्लास लेनी चाहिए। लेकिन आप जानती हैं, मजेदार बात यह है कि पूरा इंटरनेट उन्हें इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर रोने के लिए मजाक उड़ा रहा है। तो तानाशाही शासन में लोगों के गुजर जाने पर उनके लिए रोने की एक लंबी परंपरा रही है, और लोग ये राजनीतिक कारणों से करते हैं और नाटक करते हैं।
मुझे नहीं लगता कि आप पूरी तरह नकार सकते हैं कि वो वास्तव में दिवंगत सर्वोच्च नेता के शिष्य थे और इसी कारण सच में दुखी है। ये असंभव नहीं है, पर मेरी राय में ज्यादा संभावना यही है कि ये वैसा ही है जैसे लेनिन की मृत्यु के वक्त था। स्टालिन दिखाना चाहते थे कि वो कितने दुखी और लेनिन के प्रति कितने वफादार हैं। हम जानते हैं कि लेनिन के शासन के आखिरी महीनों में लेनिन और स्टालिन के बीच काफी तनाव था, लेकिन नहीं, लोगों को, कैमरों को स्टालिन को देखना है, वफादार बोल्शेविक को, जो इसलिए रो रहा है क्योंकि लेनिन का निधन हो गया है। जब स्टालिन का 1953 में निधन हुआ, वही बात दोहराई गई। सोवियत संघ के ये सभी नेता रो रहे थे और शोक मना रहे थे। जाहिर है सब खुश थे कि स्टालिन मर गया। चीन में माओ जेडोंग की मृत्यु पर भी जिन लोगों को माओ ने सताया था, वे भी रो रहे थे और दुखी थे, और आखिर में वे वास्तव में खुश थे कि बूढ़ा आदमी आखिरकार चल बसा। तो आप अभी ईरान में इसी तरह का जनाजा देख रहे हैं, जो इन तस्वीरों पर विश्वास करता है और नहीं समझता कि ये सब योजनाबद्ध राजनीतिक नाटक है जो शासन के राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया है। अगर आप ये नहीं समझते, अगर आप इन तस्वीरों को जैसा दिख रहा है वैसा ही सच मान रहे हैं, तो आपको अपनी सोच पर फिर से विचार करने की जरूरत है। और वैसे भी आप जानते हैं, उन सड़कों पर जो लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, उनमें से कई लोग डर के मारे वहां न जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। ये ना भूले कि वे सच में मानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था मदद आ रही है, और सच में आई थी। युद्ध शुरू हुआ और अब रुक गया है। और ये लोग अपने खुद के भले को लेकर बहुत चिंतित हैं, और सही भी हैं, क्योंकि भले ही ट्रंप कहते हैं कि ईरान, आप जानते हैं, इस्लामी गणराज्य पूरी तरह से हार चुकी है, लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि वे अभी भी टिके हुए हैं। वे कहते हैं कि वे समझौते को लेकर बेताब हैं। अगर ऐसा होता, अगर वे जीत दिलाने वाले समझौते के अलावा किसी और समझौते के लिए बेताब होते, तो उन्हें सफेद झंडा लहराना चाहिए था और हर मांग मान लेनी चाहिए थी, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत करनी चाहिए थी। और निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है, हमने उन्हें बुरी तरह हरा दिया, हमने ये सारी जंगें जीत ली हैं। वह उनकी सूची बनाते हैं, और वह समय नहीं है जब किसी छोटे, तानाशाही, धर्मतांत्रिक, बुरी शासन व्यवस्था से बातचीत की जाए। अगर आपने उन्हें सैन्य रूप से हरा दिया है, जैसा कि उन्होंने किया, लेकिन सिर्फ सैन्य रूप से हराना ही काफी नहीं है। और इसलिए मेरा अनुमान है कि उन लोगों में से कई जो सड़कों पर उतरे, वे लोग सोच समझकर ऐसा कर रहे थे, क्योंकि अगर वो शासन सत्ता में बना रहता है तो उन्हें अपनी वफादारी दिखानी होगी, वरना वे मारे जाएंगे। इसलिए हमें ईरानी लोगों के प्रति सच में सहानुभूति रखनी चाहिए। मैं एक बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में गया, वहां ईरानी प्रतिनिधिमंडल भी था, और वहां एक आदमी था। बेहतर शब्द की कमी के कारण वो उनका कॉमिसार था, और वो ये सुनिश्चित करता था कि वे सभी अनुशासन में रहे और सही बातें कहे। वो वही आदमी था जो मानो हाथ में कोड़ा लिए खड़ा हो और देख रहा था कि पार्टी की लाइन न मानने पर परिणाम भुगतने होंगे। तो मान लीजिए आप एक ईरानी स्कूल में शिक्षक हैं, हाँ, और आपको शासन पसंद नहीं है। अगर आप अंतिम संस्कार में नहीं जाते या वहां नहीं रोते, तो स्कूल के प्रिंसिपल या कॉमिसार आपका नाम लिख लेते हैं। हो सकता है कि कल आपके पास नौकरी ना हो, या इससे भी बुरा, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर आपके पास काम करने की जगह या इमारत है, जैसे सोवियत यूनियन में, वहां हाउस और बिल्डिंग कमेटी होती थी और कोई उसका प्रभारी होता था। अगर कोई निवासी घर पर ही रहे तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो जब आप लोगों को सड़कों पर देखते हैं, जैसा आपने कहा, ईरान में 90 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, तो तेहरान में अंतिम संस्कार के लिए करीब 2 लाख लोगों को जुटाना कोई मुश्किल नहीं है। कैमरे भीड़ दिखाएंगे, वे वहां न होने वालों पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये शासन ईरान से बाहर जाने वाली सभी छवियों को नियंत्रित करता है, और इंटरनेट अभी खुला नहीं है, और हम इस युद्ध के शुरू होने से कितने महीने दूर हैं। तो मैं बस यही कह रहा हूं कि ईरान से आ रही इन सामूहिक शोक की तस्वीरों को लेकर बहुत बहुत सतर्क रहना चाहिए। ये नकली हैं, इन्हें एक शासन द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए तैयार किया जा रहा है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन अब चलिए 1 मिनट बात करते हैं। आप जानते हैं, वहाँ 70 देशों के प्रतिनिधिमंडल थे जो जाहिर तौर पर अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। अब ये एक अंतिम संस्कार है जो कुछ दिनों से चल रहा है। ये आगे भी जारी रहेगा। ये तेहरान से कुम गया और फिर अब ये इराक में होगा।
ये कई दिनों तक चलने वाला है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम उन्हें 1 हफ्ता दे रहे हैं, क्योंकि इसमें इतना समय लग रहा है। अब इससे पहले कि हम उस पर जाएं, मैं यह कहना चाहूंगी, यह बताना चाहूंगी कि यह बिल्कुल भी संयोग नहीं हो सकता कि शासन ने इस अंतिम संस्कार के लिए 4 जुलाई के वीकेंड को चुना है। ठीक है, क्योंकि आखिरकार वह 28 फरवरी से ही मर चुके हैं। ये इस वीकेंड पर होना जरूरी तो नहीं था, है ना? यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक संदेश है। आइए हम यह न भूलें कि संदेश यह है कि उधर संयुक्त राज्य अमेरिका जश्न मना रहा है और वहां आतिशबाजी हो रही है और ट्रंप अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं, और हम यहाँ बड़े जश्न मना रहे हैं और वे वहाँ शोक मना रहे हैं, लेकिन उसे एक बड़े शोक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। और हम ये सब उसी समय कर रहे हैं जब हम चिल्ला रहे हैं, ट्रंप को मारो। अब अंतर्राष्ट्रीय पक्ष पर बात करें। ईरानी लोग इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। माफ कीजिए, वे इन सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों का पूरा फायदा उठा रहे हैं। आपने कहा था कि वहां 70 प्रतिनिधि मंडल थे। मैंने उन लोगों की सूची देखी कि कौन वहां है और कौन नहीं है। और सच तो ये है कि ईरानी लोग अब पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे माफ कीजिए, सरकार, ईरानी लोग नहीं। वे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने बड़ी समस्या है। वहां यूरोप से कोई भी नहीं है, जबकि यूरोप में भी कुछ मुश्किल खिलाड़ी हैं। यूरोप से कोई भी व्यक्ति नहीं है। अफ्रीका से तुर्की, क्या आप तुर्की को यूरोप मानेंगे? तुर्की, नाटो, मुझे नहीं पता। नहीं, यूरोप नहीं। यूरोप नहीं, सही। लेकिन ठीक है। अफ्रीका, मैंने अल्जीरिया से किसी को देखा और मुझे लगता है कि और अल्जीरिया बेशक एक भयानक तानाशाही शासन है। अफ्रीका, खासकर उप सहारा और दक्षिण अफ्रीका से यहाँ कोई नहीं दिखा, जबकि आप जानते हैं दक्षिण अफ्रीका इजराइल का दोस्त नहीं है। दूसरे शब्दों में, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका भी देखा। मैं क्यूबा गया और लगता है वहां क्यूबाई या वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल होगा। नहीं और नहीं। मैंने एशिया की ओर देखा। तो ईरानी क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को बुला लिया। और मैं कहता हूं कि हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। और चलिए इस पर अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। रूस से पुतिन नहीं जाते, विदेश मंत्री नहीं जाते, बल्कि एक पूर्व राष्ट्रपति को भेजते हैं जिनके पास शक्ति नहीं है। रूसियों ने कहा यह लगभग सबसे न्यूनतम है। चीनियों ने बराबरी का व्यक्ति नहीं भेजा, जो कि एक राष्ट्रपति या यहां तक कि एक पूर्व राष्ट्रपति या एक प्रीमियर या प्रधानमंत्री हो सकता है। आप उसे जो भी कहना चाहें। उन्होंने विदेश मंत्री को भी नहीं भेजा, उन्होंने एक उप विदेश मंत्री को भेजा। दूसरे शब्दों में कहे तो उन्होंने सिर्फ औपचारिकता निभाई। हमारे बीच राजनयिक संबंध है, लेकिन रूस और चीन दोनों ने अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए लगभग न्यूनतम जरूरी कदम ही उठाए। ठीक है, अब एक और दिलचस्प प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब का था। ये क्यों दिलचस्प है? क्योंकि सऊदी अरब को इस शासन द्वारा निशाना बनाया गया था। उस पर ड्रोन और मिसाइलें दागी गई थीं और वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। और वैसे ईरान विशेषज्ञ ने इस सप्ताहांत यह बताया कि जिन प्रतिनिधि मंडलों से रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को समस्या है, जैसे कि सऊदी अरब, उन सभी प्रतिनिधि मंडलों को एक एक कुरान की एक आयत जो प्रासंगिक थी, जो उनके लिए और सऊदी अरब के लिए एक संकेत थी, कुछ ऐसा जैसे गद्दारी के बारे में, या जैसे आप जानते हैं अपने दोस्तों को धोखा देना। हर एक प्रतिनिधिमंडल जो ऐसे देश से आया है जिससे ईरान नाराज रहा है या जिसके साथ उसका युद्ध रहा है, आरोप लगाता है कि वे इजराइल के प्रति बहुत अच्छे हैं या संयुक्त राज्य अमेरिका का बहुत साथ देते हैं। उन्हें कुरान की एक आयत सुनाई गई जो उन पर तंज करती है। मैं कहना चाहूंगी कि संयुक्त अरब अमीरात की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने अंतिम संस्कार में प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजा। और साथ ही जो दिलचस्प है वो ये कि हमें अभी अभी बताया गया कि ये पुष्टि हो चुकी है कि इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात को आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली दी है ताकि वो ईरानी मिसाइलों और ड्रोन से बच सके। लेकिन एक आखिरी बात, मेरी राय में सबसे चौंकाने वाला प्रतिनिधिमंडल, क्योंकि बाकी तो कोई हैरानी की बात नहीं थी। हालांकि आपने कहा वे दूसरे दर्जे के हैं, असल में ये पुतिन नहीं है, ये वैसी बात नहीं है, पर ठीक है, प्रतीकात्मक है। सबसे चौंकाने वाला था लेबनान।
इजराइल और लेबनान ने अभी वॉशिंगटन में एक बड़ा समझौता किया है, जिसकी मध्यस्थता विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने की थी। और ये वाकई सभी के लिए जश्न मनाने का कारण था। उस समझौते में कहा गया था कि इजराइल और लेबनान ईरान समर्थित हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं। इजराइल कुछ खास इलाकों, हिजबुल्लाह के इलाकों से पीछे हटेगा ताकि लेबनानी सेना उन इलाकों को हिजबुल्लाह से साफ कर सके। कोई इजराइल से दक्षिणी लेबनान छोड़ने की मांग नहीं कर रहा जब तक उसका काम खत्म नहीं होता। और इस समझौते का मुख्य उद्देश्य यही था कि ईरान लेबनान की संप्रभुता पर कब्जा नहीं कर सकता। और अंतिम संस्कार में कौन पहुंच गया? लेबनान का रक्षा मंत्री। खैर, ये तो चौंकाने वाला है और सही भी है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्य इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। पहली बात, अच्छी खबर है कि सीरिया से कोई नहीं गया। सीरिया कभी ईरान का सबसे मजबूत और वफादार सहयोगी हुआ करता था अरब दुनिया में। ईरान बेशक एक अरब देश नहीं है, ये एक मुस्लिम देश है, लेकिन ये अरब देश नहीं है। असद के शासन में सीरिया एक पीढ़ी से भी ज्यादा समय तक अरब दुनिया में ईरान का सबसे करीबी दोस्त और सहयोगी था। अब दोनों का रिश्ता बहुत खराब है। सीरिया की नई सरकार ईरान और हिजबुल्लाह से नफरत करती है। ये समय का संकेत है। सीरिया से कोई नहीं गया। लेबनान के बारे में मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि रक्षा मंत्री को भेजा गया, लेकिन मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं जो शायद आपको थोड़ा कम चिंता करने के लिए प्रेरित करें। पहला, लेबनानी सेना को असल में राष्ट्रपति चलाते हैं, जो सेना के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ है। इसमें कोई शक नहीं कि वही सेना नियंत्रित करते हैं। और मौजूदा सरकार में रक्षा मंत्री का काम, मान लीजिए, वो बस वही व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के संदेशों को आगे पहुंचाते हैं। दूसरी बात, क्या ये संभव है और मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मानना चाहूंगा कि ये सच है कि वो वहां ईरानियों से अलग से मिलने गए थे और कहा कि हिजबुल्लाह को निरस्त्र करना होगा। हम अब ये और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम इसे समय के साथ कर सकते हैं, हम इसे चरणबद्ध तरीके से कर सकते हैं, हम इसे धीरे धीरे कर सकते हैं। लेकिन अब आपके पास संप्रभु लेबनानी क्षेत्र में एक सशस्त्र प्रॉक्सी, एक सशस्त्र स्वतंत्र समूह नहीं रहेगा। अब मैं चाहूंगा, आप जानते हैं, आपको बस एक साइड मीटिंग करनी है और वो संदेश पहुंच जाता है ना? दूसरे शब्दों में, रक्षा मंत्री ही क्यों, वही इसके जिम्मेदार है, आप जानते हैं, डिजाइन करने के लिए। तो क्या ये संभव है कि उन्होंने कहा, हम अब अपने देश में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स नहीं चाहते? कौन जानता है? आप जानते हैं, मैं यहाँ आया हूँ आपके पूर्व सर्वोच्च नेता को अपनी श्रद्धांजलि देने, लेकिन ये लेबनानी सरकार का संदेश है। क्या ये मुमकिन है? हाँ, मुमकिन है, लेकिन मेरे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है और मुझे शक है कि इतनी हलचल और लगातार चल रही इन सब चीजों के बीच अलग से बैठकों के लिए समय निकल पाता होगा। मैं इन्हें उत्सव कहना पसंद नहीं करती, क्योंकि यह एक अंतिम संस्कार है, लेकिन यहाँ जुलूस, परेड और तरह तरह की चीजें हो रही हैं। आप समझ रही हैं? राजनयिक क्षेत्र में वर्किंग फ्यूनरल नामक एक अवधारणा है, वर्किंग फ्यूनरल, जहां हर कोई साथ जाता है है ना? और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब जॉनसन ने कैनेडी की जगह ली थी, आप जानते हैं, वहां परिस्थितियां बहुत अलग थीं। हाँ, 1963 में सभी अंतर्राष्ट्रीय नेता, डी गॉल, ब्रिटिश आदि, नए राष्ट्रपति से मिले। सही है, ये एक जैसा नहीं है। चाहे वे छोटे हो, आप उनका इस्तेमाल एक छोटा संदेश भेजने के लिए करते हैं। नहीं, सही है, लेकिन ये एक जैसी चीज नहीं है, क्योंकि आप युद्ध में कट्टर दुश्मन देशों की बात नहीं कर रहे हैं। तो और आप जानती हैं, ये एक बात है। और साथ ही अगर संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे भव्य अंतिम संस्कार भी देखें, जैसे कि JFK के लिए वगैरह, एक ऐसे राष्ट्रपति के लिए जिसकी हत्या कर दी गई थी, जो कि बहुत बड़ी बात है। उन्होंने, ऐसा नहीं था कि इसका इस तरह से अंतहीन स्मरण किया गया हो। और हाँ, मुझे यकीन है कि नेता गए थे और हाँ, उनकी साइड मीटिंग्स भी हुई थी, ये अलग है। संभव है ऐसा हुआ हो, लेकिन तेहरान की सरकार को देखकर लगता है कि उन्हें इसकी परवाह नहीं, क्योंकि वे कह रहे हैं कि हमने ये जंग जीत ली है। राष्ट्रपति ट्रंप, वे इसे बदला लेने वाला कार्यक्रम कह रहे हैं। ये बदले का अंतिम संस्कार है। वे कह रहे हैं, ट्रंप को मारो, और जाहिर है नेतन्याहू को भी मारो। लेकिन इसमें अमेरिका के बारे में और भी दिलचस्प बात यह है कि वहां के पोस्टरों पर लिखा है, ट्रंप को मारो और अमेरिका को मौत और इजराइल को मौत तो हमेशा से ही इस सरकार का नारा रहा है। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है
कि तो जब ट्रंप कह रहे हैं कि वे समझौता करने के लिए बेताब हैं, तो हमें पता है कि ये बिल्कुल बेतुका है। वे दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने सबसे बड़ी महाशक्ति के खिलाफ जंग जीत ली है और यूरेनियम का संवर्धन जारी रखने के लिए भी बेताब हैं। और क्या मैं ये कह सकती हूँ, कुछ दिन पहले ईरानी शासन के मुख्य प्रवक्ता ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, अमेरिका को पता होना चाहिए कि हमने इन युद्ध विरामों का एक भी मिनट बर्बाद नहीं किया है, एक भी नहीं। हम फिर से निर्माण कर रहे हैं, हम आगे भी जारी रखेंगे, हम अपने हथियार और परमाणु हथियार बनाते रहेंगे। और सैटेलाइट इमेजरी दिखाती है कि वहां एक परमाणु स्थल है। ये वे 3 स्थल नहीं हैं जिन पर अमेरिका ने BB-2 बंकर बस्टर बॉम्बर से बमबारी की, ना ही इजराइल या संयुक्त राज्य अमेरिका ने। वो हुआ था जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन स्थलों पर छोड़ा, लेकिन एक और स्थल है और उस पर काम चल रहा है। तो आप जानते हैं, और वे ऐसा कह रहे हैं। जब वे कहते हैं कि वे आपको मारना चाहते हैं, तो उन पर विश्वास करें, वे सच में ऐसा ही चाहते हैं। और जब वे कहते हैं कि हमने जीत हासिल की, तो वे एक तरह से सही हैं। अभी नहीं, ये खत्म नहीं हुआ। लेकिन इसमें जो सही बात है वो ये है कि उन्हें एक ऐसे शासन के रूप में देखा जा रहा है जो वॉशिंगटन के बराबर है। और यह तो बेहद शर्मनाक बात है। तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि वे जीत की घोषणा कर रहे हैं। मैं 2 मुद्दों पर बात करना चाहता था। एक, मुझे लगता है कि हमने इसका संक्षिप्त रूप से जिक्र किया था, लेकिन मैं इसका फिर से जिक्र करना चाहता हूं। इसके अलावा यह तथ्य कि नया सर्वोच्च नेता वहां नहीं था। ठीक है, ये वही व्यक्ति है जो मार्च के पहले हफ्ते में सर्वोच्च नेता बना, लेकिन किसी ने न उसे देखा, न उसकी आवाज सुनी। और किसी को नहीं पता कि वो दिखता कैसा है, और किसी को नहीं पता कि वो कितना बुरी तरह घायल हुआ था, अगर हुआ भी था। और ये कमजोरी की निशानी है कि क्या है, 4 महीने बाद भी हो सकता है वो मर चुका हो। शायद, कौन जानता। कोई नहीं जानता कि वो कौन है या क्या हो रहा है। यहां बड़ा सवाल है, बिना तानाशाह के तानाशाही शासन कैसा होता है? अगर तानाशाह नहीं है तो कौन चला रहा है? अधिकतर लोग मानते हैं कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स सब कुछ संभाल रहे हैं। ये शासन की कमजोरी दर्शाता है। और नहीं, उन्होंने तरह तरह के बहाने बनाए, डर रहे थे कि इजराइल उन्हें मार देगा। बकवास। वो वहां नहीं है क्योंकि कुछ बहुत गलत है। और वैसे खामनेई के दूसरे बेटे वहां थे। सही है। तो ये भी इस इजरायली हमले के मामले को पहले से ही संदिग्ध बना देता है। लेकिन बात यह है कि या तो वो मर चुका हो सकता है। इजराइल टेलीविजन पर एक ईरान विशेषज्ञ ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि वह मर चुका है, क्योंकि वह एक संदेश रिकॉर्ड कर सकता था। वो एक रिकॉर्ड किया हुआ संदेश भेज सकता था। आप जानते हैं, हम देखा करते थे, नसरल्ला हिजबुल्लाह प्रमुख वीडियो संदेश इसलिए देते थे ताकि उन्हें उनके बंकर या कहीं और पकड़ा ना जा सके। ऐसा करना आम है। उसने वो भी नहीं किया। सवाल है, क्या वह मर चुका, घायल या कोमा में है? क्या वह इतना विकृत या घायल है कि वह ऐसा नहीं कर सका? आप सही कह रही हैं, ये कमजोरी की निशानी है। लेकिन देखिए, इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हो रहा है वो ये है कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स बार बार कह रहे हैं, नहीं, मुजतबा कहता है कि हम ये नहीं कर सकते, मुचतबा कहते हैं हम वो नहीं कर सकते। अब सच में क्या कोई इस पर यकीन करता है? हमें नहीं पता। और साथ ही इस पर भी मजाक हो रहा था कि इंटरनेट मुश्किल है और एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजना कठिन है। तो जैसे, क्या उसने आपको कबूतर के जरिए ये बताया? मेरा मतलब है, आप इस बारे में सही कह रही हैं। लेकिन फिर भी मध्य पूर्व में धारणा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और जो महत्वपूर्ण है वो है ईरानी लोग। अगर वे इस समय, वे लोग जो सच में मानते थे कि ट्रंप उनकी मदद करेंगे, शासन को गिराने में उनकी सहायता करेंगे, वे ट्रंप से निराश हैं। अभी तक वे उनकी तारीफ कर रहे थे, वे उनके समर्थन में जयकार कर रहे थे। अब वे चिंतित हैं। उन्हें डर है कि अब शासन को छोड़ दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे मुशद्दक़ के साथ हो या बिना उसके, चाहे कितने भी लोग हों या न हों। अगर वे शासन को नहीं गिराते हैं तो वे बड़ी मुसीबत में हैं। और एक और बात है, कहा जाता है कि इस समझौता ज्ञापन के तहत ईरान की कुछ संपत्तियां पहले ही अनफ्रीज कर दी गई हैं। आप उस शासन को पैसा दे रहे हैं। यह ईरानी लोगों के लिए सबसे बुरी चीज है जो हो सकती है, क्योंकि मेरी बात मानिए, उनके सुपरमार्केट्स में शेल्फ्स पर किराने का सामान नहीं है। वे अपने एटीएम मशीनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
वहाँ हालात बहुत खराब हैं, लेकिन शासन के लिए नहीं। वहाँ जो भी पैसा जाएगा वह लोगों तक नहीं पहुंचेगा मार्क। वह पैसा बुरे नेताओं के पास जाएगा और उन्हें ऐशो आराम में रखेगा, और उनके लिए इतना ही काफी है कि वे बस किसी तरह जिंदा रह सकें। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपसे बहस करने जा रहा हूँ। ठीक है, आगे बोलिए। मेरा मतलब है, आप जो भी कह रहे हैं उसमें आप सही हैं कि शासन जाहिर तौर पर इन समझौतों के अनुसार और एमओयू के तहत एक निश्चित राशि पाने वाला है। ट्रंप वंस और रूबियो ने कहा कि पैसे मिलने से पहले कुछ करना होगा। उन्हें साइन करने पर पैसे नहीं मिलते। पैसे तभी मिलते हैं जब वे उसे लागू करें, आगे बढ़ें या सकारात्मक कदम उठाएं। वादों पर नहीं, पहले कुछ करना जरूरी है। लेकिन मैं आगे ये कहना चाहता हूं, हम जानते हैं कि ईरानी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में थी, युद्ध से कई महीने पहले ही। असल में इसी वजह से जनवरी में प्रदर्शन हुए थे, है ना? ईरानी अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी हालत में थी। मैं ये बताने के लिए पर्याप्त विशेषण नहीं इस्तेमाल कर सकता कि ईरानी अर्थव्यवस्था की हालत कितनी खराब थी। फिर आप उसमें 1.5 महीने तक इजरायली और अमेरिकी हमलों को जोड़ ले, जो ईरानी ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर हुए, और फिर जो तबाही मचाई गई। ठीक है। और इसलिए आपको बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक, 3 बार भयानक आर्थिक स्थिति को लेना है और उसे उन सभी हमलों से कई गुना बढ़ाकर देखना है जो ईरान पर किए गए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए थे। अगर वे -20 थे, अब -40 हो गए हैं। तो मैं उतना उत्साहित नहीं होता। शायद थोड़ा पैसा देना मेरी गलती हो सकती है, क्योंकि उनकी हालत खराब है। मुझे नहीं लगता इससे कोई बड़ा फर्क पड़ेगा। अब वे तेल बेच सकते हैं, है ना? यही बड़ी बात थी जो अमेरिकियों ने उन्हें करने दी। वे अपने जहाज निर्यात कर सकते हैं, बशर्ते वे दूसरों को भी अपने जहाज निर्यात करने दें, है ना? तो मैं कह रहा हूं, क्या ये सच में बड़ा बदलाव लाएगा? वे बहुत नीचे गिर गए हैं। क्या ये वाकई में शासन को और मजबूत बना देगा? अब जाहिर है कि ये इसे थोड़ा मजबूत बनाता है, लेकिन क्या ये कोई बड़ा बदलाव लाने वाली बात है? और वहां मेरे मन में एक सवाल है। दूसरा बिंदु जिस पर मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि मैंने आपको बताया था कि मुझे लगता है कि रूसियों और चीनियों ने बस औपचारिकता निभाई, है ना? उन्होंने निचले स्तर के लोगों को भेजा क्योंकि उनके राजनयिक संबंध है। उनके ईरानियों से औपचारिक अनौपचारिक गठबंधन है और वे लोग भेज रहे हैं। किसने वो खेल नहीं खेला और उम्मीद से ज्यादा किया? क्या रूथी पाकिस्तानी थी? मैं पाकिस्तानियों के बारे में 1-2 बातें कहना चाहता हूं और तुम्हारी राय भी जानना चाहता हूं। पाकिस्तानी लोगों के अमेरिका के साथ शीत युद्ध के समय से ही अच्छे संबंध रहे हैं। असल में अगर आप बगदाद पैक्ट, या जिसे पहले सेंटो कहा जाता था, उसके बारे में बात करें, जहां ये सारे सोवियत विरोधी गुट थे, तो उसमें पाकिस्तानी, ईरान के शाह और इराक की राजशाही शामिल थे। यही विचार था। इन सभी देशों की सीमाएं सोवियत संघ के करीब थीं। वे इस क्षेत्र, मध्य पूर्व और मध्य एशिया के उत्तरी छोर पर थे। विचार था कि वहां पश्चिम समर्थक गठबंधन बनेगा जिसमें पाकिस्तानी हमेशा शामिल रहें, और पाकिस्तानियों के हमेशा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रहे, क्योंकि वे प्रबल साम्यवाद विरोधी थे, सोवियत संघ के खिलाफ थे और उन्हें सोवियत हस्तक्षेप का डर था। ये संबंध बहुत औपचारिक था और वास्तव में शीत युद्ध के दौरान लोकतांत्रिक भारत का संबंध लोकतांत्रिक भारत रूसियों के पक्ष में था। या वे गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जो कि आप जानते हैं कह रहा था कि हम पश्चिम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम कुछ और है ना? ये इस पर निर्भर करता है कि आप गुट निरपेक्षता के बारे में कितने उदार हैं। तो पाकिस्तान का एक पीढ़ी से भी अधिक समय तक अमेरिका के साथ एक विशेष संबंध था। मुझे बताना है कि इजरायल के मामले में पाकिस्तान कभी सकारात्मक भूमिका में नहीं रहा। वे हमेशा पूरी तरह नकारात्मक रहे। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आज भी लिखा है कि ये सभी देशों के लिए मान्य है, सिर्फ इजरायल को छोड़कर। और उनका कभी भी इजरायल के साथ संबंध नहीं रहा है। मिस्र ने इजरायल के साथ शांति समझौता किया। आप सोचते हैं ठीक है, तो पाकिस्तान भी कर सकता है? नहीं। जॉर्डन ने इजरायल से शांति समझौता किया, तो आप सोचते हैं कि पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो अरब देश नहीं है और इजरायल से उसका कोई झगड़ा भी नहीं है। लेकिन नहीं, अब्राहम समझौते के बाद भी कुछ नहीं बदला। उन्होंने खुद को मध्यस्थ बताया है, यानी वे अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करते हैं। उनका इजरायल से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वे ऐसा नहीं चाहते। क्या ये शासन इस्लामी पहचान पर आधारित होने के कारण इजरायल के प्रति शत्रु है?
क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अपने स्थानीय तालिबान, अपने स्थानीय कट्टरपंथियों से डरते हैं कि अगर वे इजराइल के बारे में कुछ अच्छा कहेंगे तो वे समस्या खड़ी कर देंगे? कारण चाहे जो भी हो, तर्क चाहे जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत यह है कि ये एक ऐसा देश है जो बुनियादी रूप से इजराइल के प्रति शत्रुतापूर्ण है। ये इजराइल का दुश्मन है। हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि वे मध्यस्थ हैं, क्योंकि उनके पास हमारे इजराइल के हित नहीं हैं। अगर हैं भी, तो वे यहूदी राज्य के प्रति शत्रुतापूर्ण हैं। इस बात को घुमा फिरा कर नहीं कहा जा सकता। वे यहूदी राज्य के प्रति बेहद शत्रुतापूर्ण है। और अब चलिए कतर के बारे में बात करते हैं। मध्यस्थों की बात करें तो कतर ही वो जगह है, दोहा वो जगह है जहां इन बैठकों में से कई होती हैं वगैरह। कतर पश्चिम का दुश्मन है। उसने हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप को एक बड़ा विमान उपहार में दिया है। कतर ने अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में घुसपैठ कर ली है। कतर हर जगह असर रसूख खरीदता है। जैसा कि कोई कहता है, आप जानते हैं, यह एक एटीएम है, यह एक गैस स्टेशन है जिसमें एटीएम मशीन है और यह हर जगह अपना असर रसूख चलाता है। और मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए उस पर किसी भी चीज के लिए भरोसा करना एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वास्तव में ये अब कुछ दशकों से अमेरिकी छात्रों के ब्रेन वॉश के लिए जिम्मेदार है। इसने जो किया है, अब हम उस मेहनत के फल देख रहे हैं जहां कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीत रहे हैं। हम देखते हैं कि युवा लोग सबसे बुरी चीजों पर विश्वास कर रहे हैं, और वैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इसके बारे में बात की थी। उन्होंने अपनी स्पीच में मार्क्सवाद के बारे में बात की थी, वगैरह वगैरह। मुद्दा यह है कि कतर ने ऐसा किया और इसके लिए बहुत पैसा खर्च कर विश्वविद्यालयों में प्रभाव खरीदा। सिर्फ कंपनियां ही नहीं खरीदी। तो यही है सॉफ्ट पावर, जो बहुत ही व्यापक और घुसपैठ करने वाली है। और ये कि कतर और पाकिस्तान मिलकर वे दो देश हैं जो एक ऐसे युद्ध में मध्यस्थता कर रहे हैं जिसे अमेरिका को जीतना है। ये मामला सिर्फ किसी छोटे मोटे समझौते पर खत्म नहीं हो सकता। ऐसा छोटा सा समझौता कि ठीक है। और वैसे एक और बात, होर्मुज जलडमरू मध्य। आप समझती हैं कि यह जो मामला है कि उन्हें साबित करना है, उन्हें कुछ जहाजों को जाने देना है, और फिर वे कहते हैं, और फिर शासन कहता है ठीक है, और 60 दिनों के बाद हम देखेंगे कि क्या हम आपको जाने देंगे। बात यह है, वे होर्मुज जलदमरू मध्य को बंधक बनाए हुए हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका उस भाषा में इसकी इजाजत दे रहा है। ठीक है, उन्हें करने दो। अगर वे जहाज जाने देंगे तो हम अच्छा व्यवहार करेंगे। नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र हैं। और अब ईरान जानता है, शासन जानता है कि वह इस जलडमरू मध्य को बंधक बना सकता है, और यह संदेश अन्य जलडमरू मध्यों, अन्य जलमार्गों के लिए भी है। ये बहुत बहुत बुरा है, और मैं ये इसलिए कह रही हूँ, मैंने राष्ट्रपति ट्रंप की कई सालों तक कई चीज़ों के लिए तारीफ की है, सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, बल्कि दुनिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भी। मुझे लगता है कि वो अपने पत्ते गलत खेल रहे हैं, पर उनकी मंशा बुरी नहीं है। मुझे लगता है कि वह भी पिछली कई अमेरिकी नेताओं की तरह गलती कर रहे हैं। मैं करूंगा। हमारा समय लगभग समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं कतर पर जवाब देना चाहता हूं, और मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। वे बहुत ही दुष्ट खिलाड़ी है। हाँ, उन्होंने जो पैसा हर तरह की चीजों में लगाया है, उसने हर तरह की चीजों को बढ़ावा दिया है, सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों में भी। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। कुछ महीने पहले यूएई ने छात्रों को ब्रिटेन में पढ़ाई की अनुमति नहीं देने का फैसला किया, क्योंकि उनका मानना है कि ब्रिटिश विश्वविद्यालय मुस्लिम ब्रदरहुड की भर्ती के केंद्र हैं और इसमें कतर की फंडिंग है। सही है, सिर्फ इजरायली ही कतर के पैसे को लेकर चिंतित नहीं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन चाहता हूं कि आप इसे बढ़ा चढ़ाकर ना कहें कि ममदानी, इजराइल विरोधी सोच या डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीतने वाले दूर वामपंथी लोग सिर्फ कतर के पैसे की वजह से हैं। इसके कई कारण हैं। ये सिर्फ कतर के पैसे की बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको या राष्ट्रपति ट्रंप को उन्हें कम्युनिस्ट कहना चाहिए। आप उन्हें मार्क्सवादी या वामपंथी कह सकते हैं। लेकिन वे कम्युनिस्ट हैं। ठीक है, तो इस पर मैं आपसे असहमत हूं। मैं कतर के बारे में कुछ और कहना चाहता हूं, और इसके साथ ही हमें समाप्त करना चाहिए। आपने कतर की बुरी बातें बताईं, लेकिन अल जजीरा का जिक्र नहीं किया।
सही, जो पूरी तरह से 100% कतर की स्वामित्व वाली प्रोपेगेंडा नेटवर्क है ना? और हम देख सकते हैं, कम से कम मैं अंग्रेजी समझ सकता हूं, जो कि काफी बुरा है, लेकिन अरबी नेटवर्क ने घिनौनी यहूदी विरोधी बातें, घिनौनी अमेरिका विरोधी और पश्चिम विरोधी बातें फैलाई हैं और आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। ये तालिबान और अलकायदा की पसंदीदा चैनल थी, है ना? और ये अब भी अपनी बुरी सामग्री प्रसारित कर रही है। मैं इसे दर्शकों के लिए कहानी से समाप्त करूंगा। आप जानते हैं, युद्ध के पहले हफ्तों में 28 फरवरी से ईरान से कतर पर रॉकेट दागे गए थे और कतर ने बताया कि वे नागरिक ठिकानों पर हमला कर रहे थे और ये सब हो रहा था। फिर एक समझौता हुआ। मैं उस कमरे में नहीं था, लेकिन बताया गया कि कतरी अल जजीरा को ईरानी शासन की ज्यादा आलोचना से रोकेंगे और कतर पर मिसाइलें नहीं गिरेंगी। सोचिए क्या हुआ। पक्का है कि कतर पर मिसाइलें नहीं गिरीं और अल जजीरा ने ईरान की आलोचना रोक दी। इसी को आप स्वतंत्र प्रेस कहते हैं। बिल्कुल। देखिए, समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। तो हमारे पास इजरायली चुनावों के बारे में बात करने का समय नहीं है और हम इसे अपनी अगली प्रसारण के लिए बचा कर रखेंगे, जो अब से 1 हफ्ते से भी ज्यादा समय बाद होगी। मैं तब आपसे मिलने का इंतजार करूंगा, रुथी। मैं भी, मार्क